Today we will discuss the next topic of adverse drug reactions, drug-induced disease. ड्रग-induced disease में different टाइप्स की जो हमारी कैटेगरीज हैं, फैक्टर्स हैं जिससे जो हमारी ड्रग है वो इंड्यूस होती है. जो ड्रग है उसके एडवर्स जो रिएक्शन है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट है वो शो होते हैं. जैसे उसमें फर्स्ट है हमारी जो टाइप है ओवरडोज. ओवरडोज में क्या है, अगर हम लोग जो है ड्रग की और नॉर्मल रेंज से नॉर्मल जो रेंज हमें प्रिस्क्राइब की गई है उससे ज़्यादा डोज हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए उसकी जो ज़्यादा डोज है वो हम यूज़ करेंगे तो उसका बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत सी जो है हमारे फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में. जो है उसमें किसको इफेक्ट करेंगे, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को, प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर इफेक्ट होगी तो उससे क्या हमारा इफेक्ट होगा, एडीएमई. जो एडीएमई है बॉडी की, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और जो एक्सक्रीशन है वो भी बॉडी के इफेक्ट होते हैं, ठीक है. उसमें क्या जो ये फैक्टर्स है ये चेंज क्या कर देते हैं हमारे नॉर्मल डोज इनटू द सब थेरापेटिक डोज और ओवरडोज. ये क्यों चेंज हो जाते हैं, जब हम लोग नॉर्मल डोज की जगह जो है उसकी ओवरडोज ले लेते हैं ड्रग की, उससे जो है हमारे एंजाइम्स की जो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स की अमाउंट है, ठीक है, वो एंजाइम जो है इंडक्शन होने लग जाते हैं या इनहिबिट हो जाते हैं, ठीक है. यहाँ पे एंजाइम इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे तो उसका ज़्यादा जो मेटाबॉलिज्म है ज़्यादा इफेक्ट जल्दी शो कर देंगे, ठीक है. या फिर जो एंजाइम है हमारे वो इनहिबिट हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, जिससे जो हमारे एंजाइम की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है और जो हमारा जो इफेक्ट है ड्रग का वो प्रॉपर हमें नहीं मिल पाता. जो है हमारी अगर ओवरडोज लेंगे उसके जो साइड इफेक्ट है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है वो हमारी बॉडी पे हमें इफेक्ट करते हैं, हमें शो होते हैं. जैसे इसमें है हमारा अगर डाइफिनाइल हाइडेंटोइन है, एग्जाम्पल है हमारी एग्जाम्पल है, इसमें हमारी एग्जाम्पल है डाइफिनाइल हाइडेंटोइन. ये क्या, अगर इसकी डोज है 4 से 5 mg, ठीक है, ये पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो डोज वो देते हैं इसकी. जैसे हमने स्टिप्टिक्स 2 में और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जितनी मेडिसिन देते हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है, ठीक है. जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी जो है वो डोज प्रिस्क्राइब करेंगे जो है पेशेंट्स को. It is reported that these doses give 4 to 7-fold blood levels of the drug, and there are several reasons for it. जो डाइफिनाइल हाइडेंटोइन है ये कहाँ पर मेटाबोलाइज्ड होते हैं, लीवर में, ठीक है. मोस्टली जो हमारी ड्रग्स है वो लीवर में मेटाबोलाइज्ड होती है. इससे क्या होता है, जो हमारी ड्रग जब मेटाबोलाइज होती है तो उससे क्या है, पैराहाइड्रोक्सिलेशन होती है. जब हमारी ड्रग मेटाबोलाइज होगी पैराहाइड्रोक्सिलेशन होगा, ठीक है. उससे जो है सब पर्सन्स में जो है लैक हो जाता है एंजाइम्स का. जब पैराहाइड्रोक्सिलेशन होती है प्रोसेस तो उससे एंजाइम की लैक हो जाता है, मतलब एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं. एंजाइम्स इनहिबिट हो जाते हैं, इनहिबिट मतलब किल हो जाते हैं एंजाइम, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और जो मेटाबॉलिक रेट है हमारी ड्रग की वो स्लो हो जाती है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है. जब मेटाबॉलिक एंजाइम हमारे इनहिबिट होंगे, उसके बाद है जब एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं उससे क्या होता है, जब मेटाबॉलिज्म हमारा लॉन्ग टाइम ले लेता है तो हमारी बॉडी में क्या टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है. हमारी बॉडी में क्या टॉक्सिसिटी इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है. जब टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है, जो लीवर की डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारे जो लीवर है वो लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. नेक्स्ट है जैसे हम सिमिलरली अदर जो ड्रग्स की एग्जांपल है जैसे लाइक आइसोनियाजिड है, अमाइनोसैलिसिलिक एसिड है, डाइसल्फीरम है, ठीक है. ये भी क्या करते हैं, इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ डाइफिनाइल हाइडेंटोइन. ये भी जैसे हमने
हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा था एंजाइम इनहिबिट, उसमें क्या क्या एग्जांपल थी हमारी जो इनहिबिट करते हैं एंजाइम की, जो ग्रोथ को डिक्रीज कर देते हैं, वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, जैसे आइसोनियाजिड, माइनोसैलिसिलिक एसिड, डाइसल्फीरम। आइसोनियाजिड है या माइनोसैलिसिलिक एसिड है, ये क्या है हमारे कॉम्पिटिटिव होगी, ठीक है, ये हमारा क्या नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं। इन एक ड्रग्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में, एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म रेट क्या है वो डिक्रीज हो जाती है और टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है हमारे। इसमें क्या अनदर फैक्टर क्या है, इसमें जो पेशेंट रिस्पॉन्स इन रेनल फंक्शन, जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका डिजीज का जो ड्रग का इफेक्ट है वो रेनल फंक्शन पर भी पड़ता है, ठीक है। अब जो रेनल फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, उसमें क्या होता है हमारी जो भी डिजीज है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग ले रहे हैं डिजॉक्सिन, जो डिजॉक्सिन हम लोग डेली ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है पेशेंट मेंटेन जो डिजॉक्सिन की डोज है, जब वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो ड्रग है वो हम लोग डेली जो है डिजॉक्सिन की इतनी डोज हम यूज करते हैं 0.25 से लेके 0.5 mg तक, ठीक है। जब हम डेली इसकी जो डोज यूज करेंगे तो पेशेंट्स क्या है उनका जो रेनल फंक्शंस है, जो यूरिन एक्सक्रीशन है, रेनल फंक्शन है, वो इम्पेयर्ड हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या उनकी बॉडी में हाइपोकैलमिया, ठीक है, एग्जिबिट करता है, डिजिटलिस की जो टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जो पेशेंट विथ नॉर्मल रेनल फंक्शन लॉस ऑफ वेरियस रूट्स अबाउट 35% ऑफ डिजॉक्सिन इन द बॉडी एवरी डे। अब जो पेशेंट में है रेनल इम्पेयर्ड फंक्शन के जो हमारे इफेक्ट है, रीजंस है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि उनके जो रेनल फंक्शंस है वो प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं कर रहा है, जब इम्पेयर्ड क्यों हो रहा है, बट उसमें जो है मोस्टली 35% जो है एवरीडे अगर हम लोग डिजॉक्सिन का यूज करेंगे तो उससे 35% इफेक्ट क्या है, रीजन क्या है, डिजॉक्सिन, ठीक है। बाकी जो हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स का भी इफेक्ट होता है, उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट डिजॉक्सिन का मेन इफेक्ट हो जाता है, जिससे वो जो रेनल फंक्शन है वो हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब जैसे हम लोग थायाजाइड है डायरेटिक, थायाजाइड फ्लोसोमाइड डायरेटिक्स है, रिजल्ट इन लार्ज लीड ऑफ सोडियम टू बी प्रेजेंटेड टू द रेनल ट्यूब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन। अगर हम डायरेटिक्स क्यों यूज करते हैं, अपने यूरिन की जो फ्लो है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसके आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। अगर हम लोगों ने जब थायाजाइड और फ्लोसोमाइड डायरेटिक्स लेते हैं जब ये डायरेटिक्स हम लोग यूज करते हैं, उससे क्या होता है हमारी बॉडी में से क्या यूरिन की एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। जब यूरिन की एक्सक्रीशन इंक्रीज होगी तो उसमें क्या है, जो हमारे बॉडी में सोडियम है, ठीक है, यूरिन में वो हमारे ज्यादा अमाउंट में हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी में से बाहर चला जाता है, ठीक है। जब वो बाहर चला जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है इंक्रीज सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज रिजल्ट एंड इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन, और पोटेशियम की एक्सक्रीशन वो भी इंक्रीज हो जाती है। हैंस फॉर डिजिटलिस थेरेपी द डायरेटिक्स यूज हैज टू बी टेकन इन अकाउंट फॉर डिजायर्ड रिस्पॉन्स। इसलिए फिर हम जो डिजिटॉक्सिन का ही यूज करते हैं उसको रिस्पॉन्स को डिजायर करने के लिए। अब ओवरडोज है, जो अगर हम लोग
एग्जाम्पल है एस्प्रिन की। अगर हम एस्प्रिन की ओवरडोज लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो हमारे कोज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन, तो हमारे जो स्टमक में क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन होने लग जाती है। नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल एस्प्रिन। जो अगर हम एस्प्रिन की ज्यादा डोज को हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी जीआईटी डिस्टर्बेंस है वो होने लग जाती है, ठीक है, उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो ए फार्मासिस्ट शुड रिकमेंडेड हिज पेशेंट्स विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस टू एस्प्रिन द टेबलेट बी क्रश्ड एंड सस्पेंडेड इन 15 ml of water and mixture added to full dose of non-aluminum liquid antacid। तो जो इसके साथ पेन होगी हमारे जीआईटी में और ब्लीडिंग भी हो सकती है एस्प्रिन के साथ। तो इसलिए जो पेशेंट्स हैं जिनको जीआईटी की प्रॉब्लम रहती है, पेशेंट उनको क्या एस्प्रिन की डोज नहीं देते, एस्प्रिन नहीं देते यूज करने के लिए। अगर बाई चांस इन केस हमें एस्प्रिन देनी है, ठीक है, किसी पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करनी है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो एस्प्रिन है उसे क्रश करके 15 ml 15 ml वाटर में मिक्स करने के बाद हम लेंगे, और उसके साथ हम लोग क्या लेंगे, एंटासिड, नॉन एल्यूमिनियम लिक्विड एंटासिड फुल डोज, ताकि जो हमारे वो बॉडी में जाके जीआईटी की डिस्टर्बेंस ना कर सके, जीआईटी में पेन क्रिएट ना करे, और जो ब्लीडिंग के चांसेस भी वो कम हो जाए। ये तो हमारे ओवरडोज का इफेक्ट की ओवरडोज जो हम लेते हैं ड्रग की, वो क्या हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, किसी ना किसी ऑर्गन सिस्टम पार्ट पर इफेक्ट डालती है, जिससे हमारी जो बॉडी है उसकी कंसंट्रेशन एडीएमई है जो वो इफेक्ट कर जाती है, रेनल जो ट्यूब्यूल्स हैं, रेनल जो हमारे फंक्शंस हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है उसका। नेक्स्ट वन है हमारा सेकंड वन, ड्रग इंटरेक्शंस। सेकेंड हमारा ड्रग इंड्यूस्ड है ड्रग इंटरेक्शंस। ड्रग इंटरेक्शंस में क्या है, जब जैसे जो है, दिस इज द न्यू अवेयरेंस ऑफ द पार्ट ऑफ फार्मासिस्ट हु आर रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग इंटरेक्शन ऑन द पेशेंट्स रिस्पॉन्स एंड ड्रग थेरेपी। जो हमारा फार्मासिस्ट है, ठीक है, उसका एक जो मेन रोल है कि उसको पेशेंट की ड्रग की इंटरेक्शंस के बारे में अवेयरनेस हो, उसको पता हो। The pharmacist should have a basic understanding of the drug interaction and also have be put data knowledge to guide the patients। अगर जो पेशेंट्स है उसको पता होगा कि जो ड्रग की इंटरेक्शन है फूड के साथ हो रही है, कौन से फूड के साथ इंटरेक्शन हो रही है, कौन से फूड की ड्रग के साथ इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे जो एस्प्रिन है उसकी जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती है, इंटरेक्शन हो जाती है, ठीक है, या फिर हमारे डायरेटिक्स है जो थायासाइड है उसकी एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स है उनके साथ इंटरेक्शन होती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन है उसकी मिल्क के साथ इंटरेक्शन होती है। ऐसे जो है ये इंफॉर्मेशन जो है फार्मासिस्ट को होनी चाहिए, ताकि जो पेशेंट्स को वो गाइड कर सके कि आपने ये मेडिसिन लेनी है तो इसको किसके साथ लेना है, आफ्टर मील बिफोर मील लेना है आपने, या फिर हमें जो मेडिसिन लेनी है उनमें अगर 2 मेडिसिन है उनमें इंटरेक्शन हो रही है तो कितने टाइम के बाद हमने दूसरी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करनी है। ये हम फार्मासिस्ट को अगर नॉलेज होगी तो वो उन पेशेंट्स को गाइड कर सकते हैं। इसमें क्या है, हैंस अवॉइड द अनवांटेड ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज एंड विच कुड अकर ड्यू टू द सच इंटरेक्शन। इससे चाहे अगर पेशेंट्स को फार्मासिस्ट को पता होगा, ठीक है, पेशेंट को भी पता होगा, तो वो क्या है, जो ड्रग इंड्यूस्ड इफेक्ट शो होंगे ड्रग के उसको हम लोग कवर कर सकते हैं, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। इसमें है थर्ड वन है हमारा जो है इसमें सेकेंडरी इफेक्ट।
सेकेंडरी इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट में क्या है हमारा कि कोई भी ड्रग है वो सिंगल अपना क्या है, सिंगल अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो नहीं करती। कोई भी ड्रग है वो अपना सिर्फ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो नहीं करते, उसके क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है। वो एनी इफेक्ट करती है अगर जो हमारी ड्रग है, अगर हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके जो अदर इफेक्ट शो होते हैं हमारी बॉडी में, उनको हम बोल देते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। एक तो उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो होगा हमारी बॉडी में, दूसरे जो इफेक्ट हमारी बॉडी में शो होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल्स हैं, सिडेशंस हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाइंग एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में लॉस ऑफ पोटेशियम हो गया या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, उसमें थायराइड डायरेटिक थेरेपी हम दे देते हैं, तो थेरेपी इज इन ट्रीटिंग हाइपोटेंशन। या फिर थर्ड एग्जांपल मार्क्ड सीएनएस डिप्रेशन फॉलोइंग राइजरपिन हो गया, वो भी हम यूज करते हैं। अगर हम लॉन्ग टाइम से डाइफेनिल हाइड्रोटोइन ड्रग की यूज करें तो उससे हमारी बॉडी में क्या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे एग्जांपल है अगर हम लोग डाइफेनिल हाइड्रोटोइन का लॉन्ग टाइम से यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, डेफिशिएंसी फॉलिक एसिड। जो हमारी बॉडी में है वो डेफिशिएंसी हो जाती है फॉलिक एसिड की, ठीक है। ऐसे अगर हम थेरेपेटिक डोज है सैलिसाइलेट्स हम लोग यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लोअर हो जाता है, ठीक है, एंड लेवल इन बोथ डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में। अगर हम लोग नॉर्मली जो है सैलिसाइलेट्स आर पोटेंट एज सम ऑफ द सल्फोनाइल यूरिया, अगर सैलिसाइलेट्स को हम सल्फोनाइल यूरिया के साथ लें तो उससे क्या होता है, हमारा जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है, जो हमारे पेशेंट में डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट के दोनों में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट है हमारा ये तीन इफेक्ट थे जो हमने पहले स्टडी किया, ओवरडोज, ड्रग इंटरेक्शन एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन है हाइड्रोसिक्रेंसी। हाइड्रोसिक्रेंसी क्या है, जो हमारे ड्रग के अनवांटेड इफेक्ट हमें शो होते हैं, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं हाइड्रोसिक्रेंसी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोसिक्रेंसी, और इसके बाद आएगा टेट्राट्रोजेनिसिटी, वो भी हमारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Next हमारा हाइड्रोसिक्रेंसी। हाइड्रोसिक्रेंसी टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब abnormal drug response। जो हमारी ड्रग के abnormal effects शो होते हैं is called idiosyncrasy. It is cover unusual, bizarre or unexpected drug response which cannot be explained or predicted in individual recipients. ये ऐसे हमारे जो है ड्रग के रिस्पॉन्स होते हैं जिनको हम लोग
विजुअली रिसिपिएंट को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, प्रेडिक्टेड नहीं कर पाते। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडोसिक्रेंसी आर एज फॉलोज। फर्स्ट है हमारी करेक्टरिस्टिक इसमें, इट अकर इन जेनेटिकली abnormal सब्जेक्ट या इट अराइज ओनली फॉर फ्यू ड्रग्स। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एक तो ये इट अगर जेनेटिकली अबनॉर्मल सब्जेक्ट या फिर अबनॉर्मल रिस्पॉन्स, यहाँ पर हम सब्जेक्ट ही लिख लेते हैं। जो हमारे जेनेटिकली अबनॉर्मल पेशेंट्स होते हैं उन पर ये इफेक्ट शो करता है। सेकंड, इट इराइज ओनली अ फ्यू ड्रग्स, बहुत कम ड्रग्स हैं जो अपना आइडोसिक्रेंसी रिस्पॉन्स शो करती है। थर्ड है प्रायर ड्रग एक्सपोजर इज नेसेसरी, या फिर इट्स रिस्पॉन्स इज डोज डिपेंडेंट, ये डोज पे भी डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी डोज ले रहे हैं। अगर ज़्यादा डोज लेंगे तो उसके जो है इफेक्ट वो नॉर्मल शो होंगे। नेक्स्ट है इट्स मैकेनिज्म इज एक्सप्लेन बाय ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, या फिर जो इसका जो मैकेनिज्म है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन का, उससे ये वो भी एक रिस्पॉन्सिबल एक्सप्लेन करके हमें पता चलता है कि ये कौन से ड्रग के साथ ड्रग कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर ये अपना अबनॉर्मल इफेक्ट शो कर रही है। इसमें क्या आता है, इट इज यूजुअल ड्रग रिएक्शन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज of the drug themselves, but instead by some altered characteristics with the patient taking the drug. This alteration may be permanent or temporary. जब हम लोग ये ड्रग ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, हमें उस ड्रग लेने के बाद जो इसके रिस्पॉन्स शो हो रहे हैं नॉर्मल, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट वो रिस्पॉन्स क्या होते हैं, या तो पेशेंट को परमानेंट होते हैं, ठीक है, वो हमेशा शो दिखता है, उसको जो इफेक्ट है वो शो होता है, या फिर वो टेम्पररी शो होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हम लोग ये करेंगे, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, वो क्या 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है। अब जैसे इसमें कई ऐसे सम ड्रग्स है जो हेमोलिटिक एनीमिया को जो पेशेंट्स हैं, सर्टेन पेशेंट्स उनमें शो होते हैं ये इफेक्ट, ठीक है। सम ऑफ दीज पेशेंट्स हैव बीन फाउंड टू डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोसाइट, या फिर एक तो जो हीमोलिटिक जिसमें एनीमिया है, उन पेशेंट्स में ये इफेक्ट शो होते हैं। सेकंड, जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और 2,6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक है, उसमें जब कन्वर्ट हो जाता है, या फिर एरिथ्रोसाइट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उनकी डेफिशिएंसी होती है, उनमें ये इफेक्ट शो होते हैं। दो टाइप के पर्सन्स में ये पेशेंट्स में शो होते हैं आइडोसिक्रेंसी इफेक्ट, एक तो जिनमें हीमोलिटिक एनीमिया की डेफिशिएंसी, सेकंड जिनमें एरिथ्रोसाइट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी उनमें। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, उसको हम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट करेंगे इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। हम इसका फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। जब हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोग्लूकोज में,
यहाँ हमने ले लिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में हमने इसको कन्वर्ट किया, कौन सा है हमारे पास केमिकल, G6 और ग्लूकोज 6 फॉस्फोडीहाइड्रोजिनेज। इसकी प्रेजेंस में हमारे पास क्या बनता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट प्लस हाइड्रोजन के आयन। देन ये क्या हो जाता है, NADP और DP कन्वर्ट हो जाता है NADPH में, ठीक है। जब ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें NADP क्या करता है, ग्लूटाथायोन को रिड्यूस करता है। ग्लूटाथायोन को रिड्यूस करता है, जैसे सर्टेन ड्रग्स हमारे पास एंटी मलेरिया ड्रग्स होगी या फिर एंटीपायरेटिक्स जो ड्रग्स होती है, कैन ऑक्सीडाइज, वो क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है ग्लूटाथायोन। नेक्स्ट है ये हमारे, जैसे हमने पहले पढ़ा कि फर्स्ट स्टेप में क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, वो कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, ठीक है। द रिएक्शन इज कपल्ड विद द रिडक्शन ऑफ निकोटीन अमाइड एडेनिन, जो इसकी फुल फॉर्म क्या है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। वो रिड्यूस किसमें हो जाता है, जब इसकी प्रेजेंस होती है, देन NADP क्या रिड्यूस हो जाता है NADPH में, ठीक है। NADPH क्या करता है, इन द रेड ब्लड सेल्स होता है और उनको मेंटेन करके रखता है उसमें जो है हमारा ग्लूटाथायोन्स को। जब ये रिड्यूस होते हैं, ठीक है, सच ड्रग्स जैसे एंटी मलेरिया ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, सल्फोनामाइड है, ये इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूटामाइड की। जब ये ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर देते हैं तो क्या है, thereby increasing the demand of red cell, तो हमारे जो NADPH रेड ब्लड सेल्स है, इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है जब, तो फिर जो पेशेंट्स हैं विद G6PD, ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी आर अनएबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ NADH। इसकी जो डेफिशिएंसी होती है G6PD की, वो NADPH की वो क्या है, वो रिकवर कर लेता है, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और वो डेफिशिएंसी क्या है, वो हमारी कवर हो जाती है। या फिर हम देखते हैं इसमें जैसे हीमोग्लोबिन है, वो हम इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटाथायोन की प्रेजेंस में देते हैं, ठीक है, जो ग्लूटाथायोन है, तो वो क्या करता है, डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन बना देते हैं और उसका एरिथ्रोसाइट जो है वो श्रिंकेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड होते हैं स्प्लीन में, डिक्रीज आरबीसी और हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। अब हीमोलिटिक एनीमिया कैसे होता है, यहाँ पर हम लेते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हम लोग ले लेते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्लूटाथायोन। देन क्या होता है, डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन, shrink erythrocytes ESR, देन क्या उसमें डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, स्प्लीन में कम हो जाते, देन क्या डिक्रीज आरबीसी,